friends, this is your host Vanna and you are watching the new episode of The Bitter Truth. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीजेपी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसा देखा गया है ज्यादातर कि बीजेपी हमेशा क्लेम करती रहती है कि अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस, सपा या टीएमसी हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेलती है और वो माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए इतनी हदें पार कर देती है कि उनको बल्क में वोट मिल सके। उनका ये भी मानना है कि ऑपोजिशन पार्टी को कोई शेम या रिग्रेट नहीं फील होता, वो चाहे भले हिंदू मेजोरिटी के अगेंस्ट इतना हद तक बायस्ड हो जाती है, आउट ऑफ द वे जाके वो माइनॉरिटीज को सारे वेलफेयर या उनको खुश करने के लिए सारे फायदे प्रोवाइड कराती है। के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण। तो बीजेपी ऐसा दावा करती है कि वो इस टाइप की कोई भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करती और वो हिंदुओं से कहती है कि सारे हिंदुओं को एकत्र होके सिर्फ बीजेपी को ही वोट देना चाहिए और वो इस टाइप की कोई भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स या माइनॉरिटीज को कुछ भी अपीज करने के लिए ऐसे कोई भी हदें पार नहीं करती। वो हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, बाइस्ड नहीं है अगेंस्ट। तो इन सब चीजों को जानने के लिए पहले आइए अंदर की एक असलियत जानते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पे कितनी सच्चाई है। अब ड्यूरिंग द पार्टीशन क्या हुआ कि ये तो सभी को पता है कि हिंदुओं ने अपना 1/3 लैंड इनकी माइनॉरिटीज या मुस्लिम्स की मांगों को पूरा करने के लिए दे दिया था। फिर इवन आफ्टर द पार्टीशन जिन्होंने 95% मुस्लिम जिन्होंने डिफरेंट या सेपरेट कंट्री के लिए वोट किया था, वो गए नहीं, वापस इंडिया में ही रह गए, मतलब दे स्टेड बैक इन इंडिया। उसके बाद में फिर जो है ये अगर देखा जाए तो हिंदुओं के मुकाबले में इनकी पॉपुलेशन कम होती है। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल पार्टीज इनको अपीज करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल्क में वोट करते हैं और ये चाहे एलिजिबल हो या नॉन एलिजिबल हो या फेक डॉक्यूमेंट्स बना लें, लेकिन वो वोट जरूर देते हैं। उसके बाद में इनके जो पॉपुलेशन रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो हिंदुओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा अधिक है, मतलब वो इंक्रीज जल्दी होती है। तो भले ही इन्हें एक माइनॉरिटीज का टैग मिला हुआ है, लेकिन इनकी जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन 172 मिलियंस, लाइक इट इज 15% ऑफ द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन। और ये सिर्फ डेटा 2021 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग है। प्लस ये एक अपने रिलीजियस ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके फॉलो करते हैं, मतलब वो अपोजिशन के लिए बहुत इजी हो जाता है उनको अपीज करना, क्योंकि वो इसमें एक जो कहते हैं धार्मिक एकता होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाईली इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं और बहुत ही मजबूती से उसको फॉलो करते हैं। जो बोल दिया गया तो वो हाँ है और उनको वही करना है। तो सबको पता है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम है, वो कई सारे भारत के इलाकों में फैल चुके हैं, डेमोग्राफिक भी चेंज हो चुका है और उससे क्या होता है कि लूप होल्स है
कि ऑपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठाती है, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाती है, उसके बाद में एक ये वोट बैंक और जो है बन जाते हैं। देखो सबसे पहले हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में कास्ट में और रीजन में वोट बढ़ जाता है, रीजन वाइज ही वोट पड़ता है और कास्ट वाइज ही पड़ता है। सेकेंड चीज क्या है कि इनके अंदर जो है ये रिलीजियस यूनिटी होती ही नहीं है या ना के बराबर होती है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस कैंडिडेट को ही वोट देते हैं जो उनको सूटेबल लगता है, रीजन वाइज, कास्ट वाइज या कम्युनिटी वाइज, या उनको जो उसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जो उनकी सब कम्युनिटी में बिलोंग करता होगा। सारे ऐसे हिंदू हैं जो वोट करते ही नहीं है या कभी करने जाते ही नहीं है। एक होता है ना कि लेजीनेस होती है कि इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मेरे वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हिंदू किसी इलाके में रह रहा होता है और उनको कोई भी इशू फेस करना होता है, कि अगर रिलीजियस इशू ले लो फेस्ड बाय द माइनॉरिटीज, तो क्या होता है कि वो बहुत ही अग्रेसिव नहीं होते हैं, वो पीसफुली जो है अपना दूसरे एरिया में मूव कर जाएंगे, रादर देन कि उस चीज के लिए स्टैंड ले खड़े हों कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और उसी टाइप सेम चीज में अगर माइनॉरिटीज को ले लो, अगर कोई भी वो इशू फेस करते हैं तो तुरंत वो स्ट्रीट पे या प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने हक के लिए और डिमांड्स के लिए। तो भाई जब कोई प्रोटेस्ट करेगा, डिमांड करेगा किसी चीज के लिए, तो भाई वही लाइमलाइट में रहेगा और उसी के सपोर्ट के लिए लोग उतरते हैं, और वो फिर वो विक्टिम कार्ड हो जाता है और उसमें फिर जो है लोग सपोर्टिव हो जाते हैं कि भाई इनके साथ तो गलत हो रहा है। लेकिन वो हिंदुओं में एक कमी हो जाती है कि एकत्र होके कि नहीं हमें ये फेस करना है, हम मतलब ये इशू फेस कर रहे हैं इस एरिया में, ना कि हम पलायन करें दूसरे एरिया में जाके। तो उस चीज के लिए वो पीछे हट जाते हैं। प्रोटेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना और इन सब चीजों में आगे खड़े होना उनका जैसे एक वो ही नहीं होता, नेचर ही नहीं होता। बात करें तो हिंदू समाज के अंदर ही, हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही इतने सारे कुछ हिंदुओं ने अपनी रूल्स बना रखे हैं कम्युनिटी की, जो ये एक बहुत ही ज्यादा एक फॉल्ट लाइन कही जाएगी इसको, कि उनका वोट जो दूसरी पार्टीज में बढ़ता है, कि लाइक अपर क्लास है, फिर दूसरी लोअर क्लास है, फिर रीजन वाइज बढ़ जाता है, फिर लैंग्वेज वाइज बढ़ जाता है, रिजर्वेशन हो गया, फिर नॉर्थ साउथ हो गया। जब ये पहले जब सोशल मीडिया कम था या नहीं हुआ करता था, तो ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये इनका जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूज चैनल्स और मीडिया पे काफी कंट्रोल हुआ करता था। तो ये पीछे से जाके कुछ भी अपीजमेंट अपना प्रोग्राम बना के और उनको माइनॉरिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोग्राम चला के या बेनिफिट्स दे के, और फिर इलेक्शंस टाइम पे वो अपना एक बल्क वोट गेन करके और उनको अपना फायदा ले लेते थे उनसे। तो ये सारे कारण थे, ये रीजन थे जो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू हुई और क्यों होती है और कहाँ इसकी इतनी इन्फ्लुएंस है। इवन तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, साफ साफ क्लेम करता है कि सारे सिटीजन्स बराबर हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट ये ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी सच नहीं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। बिल्कुल इक्वल राइट्स कहाँ है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स क्या है? ये स्पेशल क्रिएट ही करी गई थी माइनॉरिटीज के लिए, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए, और ये यूपी गवर्नमेंट ने 2006 में बनाई थी टू डील विद द माइनॉरिटी अफेयर्स इन इंडिया। उन्हीं के स्पेशल बेनिफिट्स के लिए, उन्हीं के लिए स्पेशल क्रिएट करी गई थी। तो ऐसे हिंदुओं के लिए तो ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है। इस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 2023 से 2023 और 24 के साल का 3100 करोड़ था, और उनका सिर्फ मकसद यही था कि वो उन्हीं के बेनिफिट, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट ऑब्जेक्टिव्स में काम करेगा, वेदर वो जस्टिफाइड है या नहीं। अब दूसरा, अगर अब और बात करें तो वक्फ बोर्ड ले लीजिए। अब ये वक्फ एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था कांग्रेस द्वारा 1995 में। अब इनके पास उसके अंतर्गत इतनी अनलिमिटेड पावर है कि वो दे स्टार्ट ग्रैबिंग द लैंड्स अक्रॉस द इंडिया वेरेवर दे वांट। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दी गई है, जिसमें वो देश के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक नोटिस भेजनी है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी के मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मालिक प्रूफ दे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। और इसमें मजे की बात यह है कि उस नोटिस को देश के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि आपको सबूत लेके वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना होगा, लेकिन वहां पर भी सुनवाई करने वाले लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर ही होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके फेवर में डिसीजन आने के कितने चांसेस हैं। और बात करें तो ले लीजिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज के पास राइट्स हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इवन उनको गवर्नमेंट इसमें हेल्प भी करता है और ग्रांट भी करता है स्टैब्लिश करने में। प्लस ये सेम राइट्स हिंदुओं के पास नहीं है।
हैं। और अगर आगे बात करें तो टैक्सेशन ऑन हिंदू टेम्पल्स, तो जो हिंदू टेम्पल पे जो इनकम आती है और इवन डोनेशन ऑल्सो उस पे टैक्स लगता है। लेकिन और अगर हम दूसरे रिलीजन वर्शिप प्लेसेस की बात करें तो ना तो उस पे कोई टैक्स लगता है, इवन वो जो उनको गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट्स और सब्सिडीज भी मिलती है, मतलब हेल्प भी मिलती है उस चीज। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स, अब रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स भी आ गया है। अब यहाँ पर अभी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटका में और टीएमसी गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में कुछ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन भी देना शुरू कर दिया है। और कुछ मुस्लिम सब कम्युनिटी में उन्होंने ओबीसी आइडेंटिफाइड करे और इलीगल रिजर्वेशन वो पीछे से दे रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी उनको दे रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये इंप्लीमेंट हुआ था 1991 में, जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठा था। और ये बैक डेट से इंप्लीमेंट कराया गया, दैट इज 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, जो भी पूजा स्थल है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो एज इट इज हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। ठीक है भाई, ऑन पेपर ये सारी बातें ठीक थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर जो इस्लामिक काल में, मुगल्स में और मिडल ईस्ट में सभी को पता है, सारे हिंदुओं को, कि बहुत सारे हजारों सैकड़ों मंदिर तोड़कर उन्होंने अपने धार्मिक स्थल स्टैब्लिश करे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम सब हिंदू जानते हैं कि हमारे जो है ये मंदिर थे और यहाँ पर दूसरी चीजें स्टैब्लिश करी गई हुई हैं, जानते हुए भी हम उनको जो है क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये एक सेंटिमेंट्स, रिलीजन सेंटिमेंट से खेलना हुआ और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ एक इमोशनल खिलवाड़ हुआ कि एक तरफ तो आप वक्फ वोट ला रहे हो कि वो किसी भी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं और कहीं भी जो है अपना हिस्सा मांग सकते हैं, किसी चीज पे भी क्लेम कर सकते हैं। और वहीं पर ही जो हिंदुओं को पता है, सामने दिख रहा है कि ये यहाँ पर मंदिर था या ये हमारी वर्शिप प्लेस थी, आस्था थी, और वहां पर तोड़कर वो किसी दूसरी चीज को स्टैब्लिश किया गया है, हम वहां पर क्लेम नहीं कर सकते। इवन कोर्ट को भी अलाउ नहीं है इस चीज पे हियरिंग करने हुए। तो आप जो है इतने हद तक जा सकते हो माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए कि मेजोरिटी में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, और वो लोग को आप अपने वोटर बैंक्स जो है क्रिएट करने के लिए, बल्क में पाने के लिए एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेल रहे हो। तो इससे हिंदू समाज को कितने घाव दे के, डिस्क्रिमिनेट करके आप उन चीजों उनको एक अलग समूह में बांट रहे हो। बिलीफ है, ये एक जनरल बिलीफ है कि बीजेपी कहती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते और हम एक सिरे से सबको एक तरीके से देखते हैं, माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज को, हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने फैक्ट्स दिए और इन सब चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं है। बीजेपी की सरकार 10 साल से आने के बाद भी कि ऐसा कुछ भी हमारे हिंदुओं के हित में हुआ हो, कि बीजेपी भी और पार्टी से अलग नहीं है और वो सेम ऐसे ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है जैसे और पार्टीज करते हैं, जो माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए और हिंदू को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कई हद तक की एविडेंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि बीजेपी के एविडेंस भी मैं बताऊंगी कि किस हद तक की वो भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। नमस्कार।